नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। क्या बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी युवाओं की जो बड़ी आबादी है, अब सरकार के खिलाफ खड़ी होती जा रही है? क्योंकि सोमवार को जब नेपाल के काठमांडू में हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां संसद भवन की तरफ बढ़ते नजर आए, तो ऐसा लगा जैसे बांग्लादेश रिपीट हो रहा है। आपको याद होगा बांग्लादेश में क्या हुआ था। बांग्लादेश में हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए थे और सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। और इसके बाद संसद भवन में कब्जा करके शेख हसीना की सरकार को घुटनों पे लाके रख दिया था। और इसके बाद आनन फानन में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। वही स्थिति आज यानी सोमवार को नेपाल में देखने को मिला। सड़कों पे ऐसा लगा जैसे तांडव मचा हो। हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया। जगह जगह आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और बाद में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। संसद भवन में घुसने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारी आखिरकार सफल हुए और संसद भवन में घुस गए। संसद भवन में घुसने के बाद इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की और उसके परिसर में आगजनी की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच यह हिंसक झड़प लंबे समय तक चलता रहा और सरकार पूरी तरह से घुटनों पे आ गई। इसी बीच राज्य के 4 जिलों में यानी देश के 4 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दूसरे जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनके घर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती करने के बाद उस क्षेत्र पर कर्फ्यू लगा दिया गया। दरअसल जो नेपाल की सरकार है, उसने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये करीब संख्या 26 की है, जिसमें यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अलावा कई ऐसे मीडिया अकाउंट्स हैं जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि 2024 में नेपाल सरकार ने एक नियम लाया था। इस नियम के तहत जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्हें रेगुलेट करने के लिए स्थानीय स्तर पे उन्हें अपना कार्यालय खोलना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन कुछ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्होंने अब तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसी वजह से 3 सितंबर से करीब 26 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया गया। इसी बैन के खिलाफ जेन-जेड नाम के जो एक संगठन बनाया गया है, उन लोगों ने ये प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा का एक रूप देखने को मिला काठमांडू की सड़कों पे। इस दौरान सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के तमाम मामले बन रहे हैं, उन भ्रष्टाचार को भी इसमें केंद्र में रखा गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया है, उसके खिलाफ जेन जेड के जो प्रदर्शनकारी है वो खिलाफत कर रहे हैं। और जेन जेड में 18 से 30 साल के युवा लड़के लड़कियां शामिल हैं। इनका सीधा आरोप है कि सरकार अपनी मनमानी के तहत सोशल मीडिया पे बैन कर दिया है और इसकी वजह से उनका जो है नॉर्मल जीवन था वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया। वैसे प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा का जो एक नया रूप पेश किया गया और जिस तरह से संसद भवन को घेर लिया गया, संसद भवन में घुसकर तोड़फोड़ की गई, उसके बाद सरकार को आखिरकार इन प्रदर्शनकारियों के आगे झुकना पड़ा और शाम होते होते सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ओपन कर दिया गया, यानी प्रतिबंध हटा दिया गया। नेपाल में इससे पहले भी राजतंत्र के पक्ष में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इससे पहले हंगामा कर चुके हैं और काठमांडू से लेकर तमाम शहरों में इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ चुकी है। आपको याद होगा बांग्लादेश में क्या हुआ था और अब नेपाल में हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश बदलता जा रहा है और वहां के युवा जो है
वो अपनी सरकार के खिलाफ होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मामला बन रहा है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे जिस तरह से प्रतिबंध लगाया गया, उससे ऐसा लगा जैसे अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर कुठाराघात करने की कोशिश की गई है। इससे पहले आपको याद होगा श्रीलंका में भी कुछ इसी तरह के हालात बने थे, जब वहां महंगाई अपने चरम पे पहुंच गई थी और जो बेरोजगारी है वो भी काबू से बाहर हो चुकी थी। उसके बाद लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे उतर गए थे और श्रीलंका खिलाफ की सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। उसके बाद संसद भवन को घेर लिया था और आखिरकार सरकार को इस्तीफा देकर अपने आप को बचाना पड़ा था। आज श्रीलंका में शांति बहाली हो चुकी है और नई सरकार अपना कामकाज कर रही है। बांग्लादेश से शेख हसीना सरकार की विदाई होने के बाद वहां के हालात सामान्य तो हो गए हैं, लेकिन लोकतंत्र की बहाली अब तक नहीं हुई है। अब हालात नेपाल तक पहुंच चुके हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के जो एक से एक मामले सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, उसके खिलाफ अब वहां के युवा एकजुट हो रहे हैं। दरअसल नेपाल की समस्या यह है कि नेपाल लंबे समय से एक हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद विकास की उस रफ्तार में नहीं पहुंच पाया है जहां पर आम जो जनजीवन है वो सामान्य हो सके। बड़ी संख्या में जो नेपाली है वो दूसरे देशों में जाकर काम करने को बाध्य है। बड़ी संख्या में नेपाली भारत में रहकर अपना जनजीवन जीते हैं। बड़ी संख्या में जो युवा वहाँ के जो विद्यार्थी है वो दूसरे देशों में जाके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि नेपाल में भ्रष्टाचार का एक मुद्दा अहम रहा है। क्योंकि वहाँ जब से सरकार बनी है और जब से वहाँ की स्वतंत्रता लागू हुई है, वहां भ्रष्टाचार का मामला चरम पे रहा है। इसी वजह से नेपाल में समय समय पे सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बिगुल फूंकता रहा है। इसी बीच राजतंत्र के समर्थक लोगों का कहना था कि जब से जो लोकतांत्रिक सरकार आई है वो बेहतर तरीके से सरकार का संचालन नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ राजतंत्र की बहाली होनी चाहिए। लेकिन राजतंत्र की बहाली के पक्ष में चूंकि मौजूदा सरकार नहीं है और बड़ी संख्या में आबादी नहीं होने की वजह से राजतंत्र की वापसी फिलहाल नहीं हो रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो सोमवार के दिन ये जो हिंसक प्रदर्शन हुआ और जिस तरह से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन किए जाने के खिलाफ सरकार के खिलाफ आम लोग सड़कों पे उतर गए, उसके पीछे राजतंत्र के समर्थक लोगों का भी प्रदर्शन में शामिल होना बताया जा रहा है। भ्रष्टाचार के अलावा राजतंत्र के समर्थक लोगों का भी इस प्रदर्शन में भागीदारी ये बताती है कि नेपाल एक अस्थिर दौर से गुजर रहा है और आने वाले समय में नेपाल के लिए कई तरह के संकट खड़े हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत जिस सोशल मीडिया अकाउंट्स को आम लोगों के लिए खोला गया था, उसे अचानक से प्रतिबंधित करने का एक बड़ा निर्णय सरकार ने क्यों ले लिया? सरकार का तर्क है कि भ्रामक खबरें और गलत तरह की चीजें, गलत गलत तरह के कंटेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए समाज में पहुंच रहे हैं, इससे परेशानी हो रही है। लेकिन नेपाल सरकार को इस बात का जरूर जवाब देना चाहिए कि दुनिया भर के देशों में सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं और हर जगह व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, तमाम तरह के जो सोशल मीडिया है उसके जरिए लोग अपना काम करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं। जब बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों को इससे समस्या नहीं हो रही तो नेपाल को आखिर इससे क्या समस्या हो रही है? नेपाल में अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो निश्चित रूप से ये दकियानुसी सोच की तरफ इशारा कर रहा है और अपने जनरेशन को आगे बढ़ने से रोकने का भी एक प्रयास है। जिस देश में लोकतंत्र बहाल हो चुका है और जिस देश को दुनिया भर के देशों के साथ विकास की राह में आगे बढ़ना है, उस देश में सोशल मीडिया जैसे अकाउंट्स को बैन करना सीधे तौर पे आम लोगों की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर रोक लगाना है। ऐसे में अगर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतर गए हैं और संसद भवन को घेर लिया और वहां आगजनी की है, तो ऐसे में सरकार के लिए सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में अगर यही युवा और भी भड़क गए तो फिर मौजूदा सरकार का क्या होगा, नेपाल का क्या होगा? क्या नेपाल में शांति बहाली के लिए नए तरीके से सरकार को सोचने की जरूरत है या जो मौजूदा सरकार है उसके सोचने के तरीके में ही समस्या है? क्योंकि इस वक्त जो प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार रही है। अगर सरकार ने किसी तरह का नियम लागू किया है तो उसे फॉलो कराना या पूरा कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार इसमें नाकाम रही है तो इसका खामियाजा आम लोगों को क्यों भुगतना पड़ेगा?
आम लोगों को ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक्टिव रहना पड़ता है, उनके कई कामकाज उससे जुड़े होते हैं। अगर उसे बैन किया गया है तो ये सीधे तौर पे आम लोगों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है या उनके जो सुविधा की चीज़ें हैं उस पर बैन है। अगर सरकार डील करनी थी तो सरकार को ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ डील करनी चाहिए थी। इसका सीधा असर आम लोगों पे ना पड़े, इसके लिए बैन जैसे खतरनाक रास्ते चुनने का आखिर किसने किसने सलाह दी, ये जरूर देखना चाहिए। आने वाले दिनों में काठमांडू में और नेपाल के अन्य हिस्सों में कैसे शांति बहाल होती है और ये जो प्रदर्शन भड़का है इससे कैसे सरकार निपटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बांग्लादेश के बाद, श्रीलंका के बाद अगर नेपाल भी उसी रास्ते पे बढ़ गया है तो ये दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।